बलारा साहब, बहुत बहुत नमस्कार कि आपने यहाँ कमेंट किया। भाग्य हमारे, आप ही के वीडियो देखकर आपने कहा आज के वीडियो में कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम बोलो। अगर नहीं बोलोगे तो बची कुची जो हमारी संवैधानिक स्वतंत्रता है ये खत्म कर देंगे, हमें बोलने नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से हमें पिछले साल लॉकडाउन के बहाने से हमको हमारे घरों में कैद करके रख दिया, जैसे कि हमने बहुत बड़ा पाप किया हो। कहीं हम घूमने गए थे कोई अलग देश जहाँ से हमने कोई बीमारी लाई हो, और ये हमारे चोर चौकीदार अमेरिका से अपने दोस्तों को बुलाकर यहाँ घूम रहे थे, दिल्ली घूम रहे थे, मोटेरा स्टेडियम घूम रहे थे। तो आज का मेरा विषय है महाराष्ट्र में, जहाँ से मैं रहता हूँ, मेरा राज्य है ये और मैं कल्याण में रहता हूँ। इस तरह के नियम बनाएं कि आप किसी ऑटो में नहीं जा सकते जब तक कि आपने वो 2 अमृत प्याला नहीं लगाए हो जो आपको जीवन दान देता है। कोई ओला कैब या टैक्सी में नहीं जा सकते हैं, ट्रेनों में नहीं जा सकते, मॉल में नहीं जा सकते। क्या चीज़ है ये स्वतंत्रता है? क्या संवैधानिक हमारे अधिकार मार नहीं दिए गए हैं? और उस आदमी पर जो कह रहा है कि मुझे देश की चिंता है, आप लगाओ, आप इससे बचोगे, तो इसके लिए पीछे जाकर हमको देखना पड़ेगा। हमारे दोस्तों, उन्होंने जो कुछ कहा, क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं? हालांकि बलारा साहब का वीडियो देखा, उन्होंने बहुत सारी उसमें चीज़ें बताई। मैं भी कुछ बताना चाहूँगा उसी विषय में। अच्छे दिन आएंगे बताया था, तो अच्छे दिन आ गए हमारे। इतने अच्छे दिन कि हमारी आज़ादी छीन ली गई। और जुमला भी बोला था, हालांकि वो होगा नहीं पता था, लेकिन बोला था। क्या वो उस पर खरे उतरे? सालाना 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। क्या सच साबित हुआ? उल्टा 11 करोड़ नौकरियां जिनकी थी उनकी चली गई। और हमारे महाराष्ट्र सरकार ने, उसके ऊपर तो बाद में आऊँगा, पहले इनकी बातें, बहुत सारे उन्होंने वादे किए थे। किसानों को वादा किया था कि 2 करोड़ कि तुम्हारी जो लागत का जो दर है वो 2 गुना कर दिया जाएगा। क्या 2 गुना हो गया? आज भी वो लड़ रहे हैं एमएसपी के कानून के लिए, लिखित में कानून मांगे लड़ रहे हैं। क्या हुआ? ऐसी बहुत सारी चीज़ें। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। क्या हमारा देश अब कितना सरकारी या पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये आप सोचो, कितना बचा है, कितना बिका है। तो ऐसे आदमी पर विश्वास करें जो कि हर बार झूठा साबित हुआ है। तो ये बोलना कि आपकी परवाह है, मैं नहीं मानता। क्यों मानूं? क्योंकि जबकि आप चोर साबित हुए हैं, झूठे साबित हो गए, अब आप चाहे सच भी बोलोगे, आप पर भरोसा नहीं आएगा। ऐसे ही हमारे महाराष्ट्र के राज्य मंत्री, महाराष्ट्र के राज्य के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, ये मराठी में कह रहे हैं। तो ये जवाबदारी है भाई, ठीक है, लेकिन ये कौन सी जवाबदारी है कि अभी आपने वहाँ साउथ अफ्रीका में म्यूटेंट मिला है कोरोना का, ये 50वां है शायद, और भी कुछ होगा। ऑथेंटिक मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि ये कितना है, लेकिन है भाई। वो वहाँ आया है, अब तक यहाँ कोई केस नहीं आई है। और क्या उसको पकड़ के आपने आइसोलेट किया है? वो किस तरह का दिखता है? इससे पहले पिछले साल जो आया था नया, वो इसका पहला वाला इसका दादा है, परदादा है, पोता है, क्या है क्या वो अभी जो आया है? ये तो पता ही नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि हमको
लगाना है टीका, लगा लीजिए भाई, आपको विश्वास है उनकी बातों पर तो लगा लीजिए। लेकिन सवाल ये आता है, मैं नहीं लगाना चाहता, मैं विनोद सालवे नहीं लगाना चाहता, और मेरे जैसे ऐसे कई लोग हैं जो नहीं लगाना चाहते। तो अगर आप कह रहे हो मुख्यमंत्री साहब मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, तो मैं कहूंगा कि मेरा शरीर मेरा अधिकार, मेरी पसंद, मुझे क्या लेना है नहीं लेना है। क्या आपकी जबरदस्ती मुझ पर चलेगी? क्यों चलेगी? हो कौन आप? किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री। चौकीदार कौन है? हमारे देश का एक प्रधानमंत्री। क्या वो हमारा मालिक हो गया? संवैधानिक अधिकार हमको ये देता है कि 1 वोट 1 वैल्यू, तो वो भी उतना ही, एक वोट का कीमत उसकी उतनी है, तो मेरे भी वोट की कीमत उतनी ही है, मैं ही उतने ही वैल्यू का हूं। तो मैं आपका गुलाम नहीं हूं, आपका दास नहीं हूं। मुझे जो समझ है उस समझ से मैं अपना अधिकार या अपनी पसंद देख सकता हूं कि मुझे कहां से क्या इलाज लेना है। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं ये आपके लिए सही है और यही लो, क्यों माने? आप तो झूठे साबित हो गए। और ये फ्री लगा रहे हो, तो कहां से? गुजरात से पैसा आया है, वडनगर से आया है, या हमारे मुख्यमंत्री साहब कलानगर के आपके घर से लेके आए हैं, शिवसेना भवन से लेके आए हैं, अपना उनके पार्टी का फंड डाला है। फ्री लगाने की बात कर रहे हो, लेकिन पैसा तो एंड ऑफ द डे पब्लिक का ही है। या तो और देश को गड्ढे में डुबाओगे, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लोगे, फला ढिमका से कर्जा लोगे, या हमारा जो रिजर्व सोना है वो कहीं ना कहीं बेच डालोगे, गिरवी रखा फिर बाद में बेच डालोगे, हमारे देश को बेच डालोगे, क्या बचेगा? हमारे किडनियां भी बेचोगे। और टीका क्या सुरक्षित है इसकी गारंटी, लिखित गारंटी दीजिए। आप लिखित गारंटी दे दीजिए कि हाँ इसको लगने के बाद आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी कोई ना बाप ना दादा ना पोता किसी तरह का कोरोना का जो वायरस है वो आपको तंग नहीं करेगा, आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। लिखित दे दीजिए। लेकिन कहते हो नहीं होगा, 2 क्या बूस्टर लेने के बाद भी होगा, आप किसी को पहुंचा भी सकते हो। तो भाई सीधी सीधी बात यह है, मुझे नेचुरली इन्फेक्शन हो गया, मैं उसमें से बाहर सही से आ गया, मुझे मेरी कुदरत का टीका मुझे लग गया, हर्ड इम्यूनिटी आ गई। अब मेरा शरीर तैयार है ऐसे कई कोरोना के बच्चे को, पोते को, हर तरह के कितने ही वेरिएंट आ जाए, मेरा शरीर उसको समझ लेगा, क्योंकि वो लड़ चुका है उससे। अब उसकी मेरे इसमें एंटीबॉडीज आ गई हैं उसको लड़ने की, तो ये मुझे दोबारा उससे बचाएगा, उस संक्रमण से बचाएगा। उसके बावजूद मैं आपके उस टीकाकरण की 2 बैसाखियां क्यों लूं? जब मेरे पैर सलामत है, टूटे नहीं हैं, क्यों लूं आपकी बैसाखियां और उससे चलूं? और वो कोई गारंटी भी नहीं दे रहे और मेरा दिल भी नहीं कर रहा, तो ये मेरा अधिकार है। एलोपैथी क्या है? उल्लू बनाने वाली कुछ तकनीक है क्या? हमारे पास कोई आयुर्वेद नहीं है, होम्योपैथ नहीं है, नेचुरोपैथ नहीं है? मैंने कभी कोई टेस्ट नहीं की, और मुझे पता था टेस्ट करने के बाद, क्योंकि इनकी टेस्ट ही जब, अब क्या कहूं, टेस्ट को करने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को फ्रॉड बोला जाता है, क्योंकि वो नहीं भी होगी तब भी आपको दिखा देगी। वो जो नाक में घुसाया जाता है, मुझे शक है और कईयों से मैंने सुना है कि उसमें इस तरह के डॉट्स होते हैं कि वो आपको वो कर देंगे, आप नेगेटिव भी होंगे तो पॉजिटिव कर देंगे। और किसी को कोरोना हो भी गया साल भर में, 9 महीने में, उसको देखोगे आप दोबारा उसको कोरोना पॉजिटिव ही दिखाएगा। यहाँ तक के पपीते को करो वो भी पॉजिटिव दिखा रहा है। तो जिसने कैरी मोलिस इन्होंने ये बनाया था, उन्होंने कहा कि ये मेरे रिसर्च के लिए, मेरे अध्ययन के लिए है, इसको आप कोरोना के जांच के लिए इस्तेमाल मत करो, इससे कोई नतीजे साफ साफ नहीं आएंगे, उन्होंने कहा था। अब जो आदमी उसने कह रहा है, उसने बनाया वो चीज़, वो कह रहा है, उसकी नहीं मानेंगे, नहीं बोलेगा तुमको ज़्यादा पता है कि हमको पता है कि हम कह रहे हैं इससे डिटेक्ट होगा।
तो नेगेटिव वालों को भी पॉजिटिव करके ठोको। ये तो समझ में नहीं आई बात। और ये कहना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कि आप इस तरह से नहीं करोगे, निकल नहीं पाओगे। और मुझे बताइए साहब कि इस तरह के बेवकूफाना उन्होंने नियम बनाए हैं कि अगर आप किसी दुकान में जाओगे, शॉप में जाओगे या मॉल में जाओगे, अगर किसी ने, मतलब मान लीजिए मैं ही गया किसी दुकान में और मैंने मास्क नहीं लगाया है और मैं किसी से सामान खरीद कर रहा हूं, तो मुझे तो 500 रुपये फाइन करेंगे, सामने वाले को 1000 रुपया या 10,000 रुपये फाइन करेंगे। क्यों भाई? हो सकता है कि कोई एक इंसान की दुश्मनी हो उस आदमी को और वो कभी ना जाता हो, लेकिन इस कानून की वजह से वो गया, चलो ठीक है मेरे 500 गए तो गए, उसके 10,000 जा रहे हैं। वो जाएगा या बुलाएगा और फिर बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ, मैं मास्क निकालूंगा, मैं 500 रुपये भरने को तैयार हूँ, चलेगा वो 10,000 रुपया उससे फाइन लो, मुझे खुशी होगी। ऐसा सोचने वाले भी लोग हैं। कोर्ट में जाने के बाद अगर कोई आरोपी या किसी वकील ने अगर मास्क नहीं पहना, क्या जज को हो जाएगी 50,000 की जुर्माना, 1,00,000 रुपए की जुर्माना? ये कर दीजिए। किसी कमिश्नर, पुलिस वाले ने नहीं पहना है तो कमिश्नर को हो जाए, ऐसा कर दीजिए। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ये दारू के जो ठेके होते हैं, हमारे यहाँ बार होते हैं, बार तो खुले हुए हैं, वहाँ तो मुंह खोल के ही शराब पिएंगे। और वहाँ अगर कोई 5-6 आदमी अगर बैठे हैं तो दोस्त लोग, तो वो 2 टेबल ज्वाइंट करके एक साथ बैठ जाते हैं दारू पीने के लिए, तो उनका क्या होगा? तो ऐसी चीजें हैं जो समझ से परे। होटल में जाएंगे, खाना खाएंगे, वास्तु उतारेंगे ना, तो क्या उस होटल वाले जो काउंटर पर बैठा है या जो होटल का जो मालिक है वहां नहीं भी है, क्या उसके ऊपर जुर्माना होगा? 10,000, 20,000, 50,000, क्या उसको शट डाउन कर दोगे? एक गरीब रिक्शा वाला या वो ग्रोसरी का दुकान वाला, शायद वो दिन भर में 10,000 का धंधा भी ना करता हो, उसका गल्ला भी उतना ना हो, आप उससे रोजाना लेंगे? कब कब लेंगे? एक दिन में 10 बार लेंगे? किस चीज का आपको स्वार्थ है? क्या लोगों को मारना चाहते हो क्या? मैं कहता हूं मुझे डर है, वैक्सीन से लोग मर रहे हैं, कई तरह की साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, ऐसे साइड इफेक्ट आ रहे हैं मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। हमारे एक दोस्त हैं जिनको हम टाइगर कहते हैं, वो टाइगर कहते हैं कि मजाक मजाक में किसी दोस्त से कहते हैं तूने वैक्सीन लगा ली, बच्चे पैदा करके दिखा। कई लोगों का ऐसे साइड इफेक्ट हो रहा है, वो बता नहीं रहे हैं, वो उनकी जिंदगी उतना खुशी वाली जो जिंदगी थी उसमें वो अक्षम है अब, लेकिन बोल नहीं पा रहे, क्या करेंगे? ऐसा अगर होगा तो क्या करेंगे? मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूं, ऐसे कुछ कुछ केस आ रहे हैं, कईयों को पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और दूसरी बात, क्या इस वैक्सीन को स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन मिला हुआ है? पहली बात तो यह है ना, उसके कितने चरण जाने के बाद जब आपको स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन मिल जाती है तब जाके वो पक्का हो जाता है कि हाँ ये इस पर काम करेगी। अभी तो ये कुछ नहीं है, दवाई नहीं है, तो इमरजेंसी यूथ ऑथराइजेशन के तहत आपको लगा रहे हैं। अब देखेंगे, सभी को बना दिया आपने। क्लिनिकल ट्रायल में जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो वॉलंटियर्स होते हैं, वो सभी को आपने सब्जेक्ट बना लिया। आप टेस्ट कर रहे हो, आपको परवाह है या मार रहे हो? और आप ये क्यों कर रहे हो? अभी तो देखते हैं कि बहुत सारी वो आ रही है कंपनियों के टीके, 21 कंपनियों के टीके, फिर बाद में बताते हैं और भी हो आएंगे, फिर वो बोलेंगे ये नहीं, ये सही है, ये लगाओ। तो ये फार्मा लॉबी का जो वैक्सीन बेचने का जो धंधा, इसके ग्राहक हमको बना रहे हो। हमको ये चोटी है ऐसा दिख रहा है क्या, या इधर कुछ लिखा है वो बनाने की कोशिश कर रहे हो। इस
इस तरह की बेवकूफ़ाना, या आप राक्षस बने हो हमें मारने के लिए, जब नहीं चाहिए हम हमारे तरह से इलाज कर रहे हैं। क्यों कह रहे हो कि एलोपैथी ही लेनी है, और आपकी एलोपैथी ने आप क्या दिया? हमने विश्वास किया था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर, हमने विश्वास किया था स्टेरॉयड पर, हमने विश्वास किया था तुम्हारा रेमडेसिविर पर। क्या नतीजे निकले उसके? क्या नतीजे निकले? आप ही ने कहा कि ये इस पे नहीं चलेगी, फिर आपने उसको गाइडलाइन बदली करते रहे। तो किस बात पर विश्वास करें आपका? उन लोगों पर ट्राई कीजिए जिनको नहीं हुआ है। सीरो सर्वे आप कर नहीं रहे हो, और कर रहे हो तो बता नहीं रहे हो, बस ये डराने का काम कर रहे हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे आसपास में हर गली में कुत्ते होते हैं, कुत्ते। अब उस गली के कुत्ते तो हमको जानते हैं, लेकिन दूसरा, जब उस गली में दूसरा कुत्ता अगर आता है तो वो कुत्ते अपने एरिया में दूसरे को नहीं आने देते, आपस में लड़ झगड़ते कि नहीं मेरा ये, बोलते हैं ना अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो वो ऐसे कुत्ते होते हैं, तो उन्होंने अपना अपना एक एरिया बना रखा है, वो रहते हैं। और हम अगर किसी नई जगह पे जाएंगे, अगर हम उनके लिए अनजान हैं, तो अगर उसमें से 10 में से एक आध कुत्ता कभी कभार काट लेता है। अब उससे डर के हम क्या करते हैं? कुत्तों से डरने के लिए बस कुछ ना कुछ लगा लेते हैं, और किसी दिन हम क्या करते हैं, यार कुत्ता ही पाल लेते हैं। अब कुत्ता पालेंगे, हम वो कुत्ता लेके जाएंगे घूमने के लिए, हम उसको, जबकि वो हमारा पालतू है, ऐसा आवारा नहीं है, पालतू है, हम उसको अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, मजबूत कराएंगे, तब हम जो लेके जाएंगे तो दूसरे कुत्ते शायद उस कुत्ते को भौंके, लेकिन हमारी तो सिक्योरिटी है, कोई दूसरा आएगा नहीं हमारे इसमें, क्योंकि हमने उसको पाला है। तो क्यों ना मैं कोरोना को कुत्ता बोलूं, जो हमारे यहाँ आया है वायरस, अब वो मेरा पालतू हो गया, मुझे उसने जो करना था कर लिया, अब उसी के द्वारा हमने हमारी इम्यूनिटी पाली। अब अगर मेरे इसमें कोई दूसरा आएगा, क्योंकि मैंने उसको पाला पोसा है, तो वो दूसरे कुत्ते को मारेगा। इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा करके दिखाया जा रहा है। इतनी छोटी सी चीज को हवा कर दिया है, जैसे इनका अगर कोई हंसी हो जाती है सरकार की, तो ये छुपा देते हैं न्यूज चैनल में। लेकिन वही विरोधी पक्ष वाला अगर एक गलती करता है, एक कोई कमेंट दे देता है, तो सारे के सारे बताने लगते हैं कि इतना बड़ा हो गया, ये कर दिया, उनकी तो लंका लगा दी, इनको लताड़ लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये बोल दिया। तो ये जो है छोटी चीज को बड़ा करने में माहिर है, और ये षड्यंत्र तो उससे भी ऊपर है। इससे ऊपर इतना है कि या तो टीका लगा लो, या तो हम आपको ना पेट्रोल देंगे, ना बस में घुसने देंगे, ना ऑटो में घुसने देंगे, ना टैक्सी में घुसने देंगे, ना आपको रोड पर आपकी गाड़ियां लेकर चलने देंगे, आपके सारे अधिकार छीन लेंगे। हो सकता है हमारा राशन भी ना दें, जहां से ले रहे हैं उनको भी वो ना बोले, क्योंकि हम लेने वाले नहीं है तो हमको देने आएंगे नहीं वो राशन, तो क्या हम मर जाएं? और ये अंततः इनका यही षड्यंत्र है कि मार दे लोगों को। जनसंख्या कम करने का इनका प्रोग्राम चालू है। क्योंकि मैं तो सीधे आरोप लगाता हूं, कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी जितने कि हमने पिछले साल दूसरी लहर में लोगों को मरते देखा। तो वो मरे नहीं है, उनको मारा गया है गलत ट्रीटमेंट की वजह से। अब ये बोल रहे कि नहीं उस पे वो नहीं चल रहा था, स्टेरॉयड लगा लगा के मार दिया लोगों को, रेमडेसिविर ठोक ठोक के मार दिया, गलत ट्रीटमेंट की वजह से मार दिया। इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, इन्होंने जानबूझकर मारे हैं अस्पतालों में लोग। घर में तो कोई नहीं मरा। बीमार मैं भी हुआ था, मैं रिकवर हो गया, मैंने काढ़े पिए, विश्वरूप राय चौधरी का जो डाइट था उसको मैंने फॉलो किया, होना जिंदा होना। और अब
मुझे कोई संक्रमण नहीं है। मैं अपनी जो कुछ होता है, सर्दी खांसी बुखार जुकाम जो भी होता है, उसके लिए मैं आयुर्वेदिक या होम्योपैथी का इलाज लेता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है लेता हूँ। एलोपैथी मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं क्यों लूँ तुम्हारा वो वैक्सीन, जबकि उसको कोई विश्वसनीयता सर्टिफिकेट है भी नहीं, स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन भी नहीं है। बिक चुके हैं राज्य के मुख्यमंत्री, बिक चुका है देश का प्रधानमंत्री उन बड़ी ताकतों का वर्ल्ड बैंक से भीख मांगते, लोन लेते, जिस वर्ल्ड बैंक से ये कर्जा लेते, इनके ऊपर ये कठपुतलियां हैं, ये नाच रहे और हमको नचा रहे, हमको बंदर समझ रहे। कितना नचाओगे बे खुद को? वो गोविंदा का डायलॉग है ना, खुद को मुगले आजम, हमको अनारकली समझ रहे हो। ये ना चाल बे साहब, जिसको लेना है बेशक ले। और मास्क लगाओ बोल रहे हो, कुछ नियम बताए हैं, ऐसा कौन सा मास्क है जो हमारे बॉडी में अगर कोई वायरस है तो वो जाने से रोक जाए। मैं चश्मा लगाता हूं और मैं जब यहां मास्क लगाता हूं, कभी कभार लगाया करता था, जब पिछला साल जो था, जब ये सारी चीज़ें, इनका षड्यंत्र मुझे समझ में नहीं आया था, लगाता था तो यहाँ से जो भाप आती थी मेरा चश्मे पर पूरा पानी आ जाता था, बंद हो जाता था, यानी कि मेरी भाप यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी निकल रही है, तो जब मैं खींच रहा हूँ तो यहाँ से भी जा सकता था। और अच्छा, वो मास्क के ऊपर से याद आया, भाई साहब एक बीमारी आई थी यार, ये बलारा साहब से मैंने पिछली बार जब हम मुंबई थे तो बात किया था हमने, वो एक मास्क लगाने की वजह से एक ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस ऐसा कुछ आया था ना, वो तो कोरोना से भी ज़्यादा घातक था। उसका तो बता रहे थे कि इलाज भी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, ब्लैक फंगस बहुत ही डेंजरस है बोल के बोला था। क्यों ख़त्म कर दिया वो? मतलब लाओगे भी तुम और ख़त्म भी तुम ही करोगे। ख़त्म इसलिए किया क्योंकि लोगों में अगर डर हो जाता कि आप जो मास्क लगा रहे हो वहाँ जो गीला हो रहा है आपकी सांस से, जैसे मैंने कहा कि यहाँ कांच पर वो पानी आता था, भाप आती थी, ऐसे ही कंटिन्यूस वहाँ करके जब हम छींकते भी थे तब वो गीला हो जाता था। और वही हम गीलापन कहो या हमारा ही ऑक्सीजन जितना हमको लेना है उतना ना लेने के मिक्स में हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो अंदर, और इसकी वजह से वो फंगस हो रही है। लोगों को अगर ये पता चलता, क्योंकि कई डॉक्टर ने बोला है कि ये मास्क के गीलापन से हो रहा है, उनको आपका मास्क नहीं उतरवाना था। वो चाहते हैं कि आप मास्क लगा के रहें, चाहे वो आपको कोरोना वायरस से बचाए या ना बचाए। वो कितना उसका एक कोर है, कितना नैनोमीटर कोर है, कितना है वो कितना वहाँ से घुसेगा नहीं घुसेगा। N95 मास्क भी उसके लिए पर्याप्त नहीं है और इससे कोई अच्छा मास्क है नहीं है। लेकिन नहीं, वो आपको सुरक्षित करे न करे, लेकिन आपको मास्क लगा के रखना है। आपका ऑक्सीजन लेवल कम 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 होके तुम एक बार मर जाओ, बात खत्म। आपको मरना है क्योंकि हम आपकी हवा ले रहे हैं, आपका पानी पी रहे हैं, हम आपकी उस ज़मीन को जहाँ पर हम रह रहे वहाँ आप खुली तौर पे घूम नहीं पा रहे हो ना। आप बहुत ऊपरी लेवल के आदमी हो, पैसे वाले हो, पैसे वाले हैं तो जीना चाहिए, गरीब है तो मर जाए। वो बड़े बड़े नेता, मंत्री, बिजनेसमैन, ये फिल्मों में काम करने वाले, नाटक करने वाले अभिनेता, ये क्या है, वो आसानी से रोड पे घूम नहीं पाते ना, लोग घेर लेते हैं, साले मर जाए वो। ये सब मर जाएंगे तो हम आराम से घूमेंगे, कोई हमको रोकने वाला नहीं होगा। वही होंगे जो हमारे साथ वाले होंगे, हमारे पैसे वाले होंगे, हमारे बिरादरी के होंगे, हमारे शैतानी सोच वाले होंगे, वही रहेंगे हमारे साथ। ये बाकी तो मर जाएं, क्योंकि जनसंख्या हमको कम करनी है, नियंत्रण में नहीं लानी है, कम करनी है। अमेरिका के जॉर्जिया में एक गाइड स्टोन है, वहां पर लिखा है देश की जनसंख्या 50 करोड़ होनी चाहिए। शायद 50 ही है, हम अभी 750-800 करोड़ हैं।
125 करोड़ तो हम ही हैं। तो भाई आप उनकी देखा देखी, आपने क्या क्या पाप किए हैं, आपने क्या साइन किया है वहां पर, उन शैतान को जगाने वालों के लिए, उन एलीट लोगों से जो देश पर राज कर रहे हैं, हमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन राज कर रहे हैं, पैसा उनका है, दिमाग उनका है। आप ठोकोगे हमारे दिमाग में, न्यूरोलिंक का चिप लगाओगे, 5G लेके आओगे और उसके द्वारा आप ज़्यादा कर दोगे उसका जो तेज़ वाली जो होती है ना फ्रीक्वेंसी, या रेडियो तरंगे बोलो या इलेक्ट्रिक जो भी हो। और फिर वैक्सीन में है क्या ये तो बताते नहीं हो। खुले तौर पर चर्चा तो कीजिए। आज डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने खुले तौर पर 6-7 सवालों का चुनौती दी कि ये मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्यों भाग रहे हैं? अगर आप ईमानदार हो, आपके पास हर तरह के सवालात के जवाब हैं, तो आप आइए सामने, हमें भी विश्वास करने के लिए कुछ जगह मिल जाएगी कि नहीं ये सामने आ रहे ईमानदारी से, इनको जवाब दे रहे हैं, हम टैली करेंगे। भाई आपने इतनी समझ तो है हम तर्क करेंगे उस बात में, फिर फर्क लगेगा कि समझदार होगा वही फर्क करेगा। पहले तो तर्क तो करें, आप सामने तो बात तो करो। ये नहीं कि भाई तुम आप जो है अपनी एक तरफा चलाओ, मन की बात जैसे रेडियो पे आती है, टीवी में आती है, बोल के चले जाते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हो, किसी का सवाल का जवाब देने का जवाबदेही ही नहीं है। क्यों भाई? तो हम कैसे माने कि आप ईमानदार हो? कैसे माने कि आप जवाबदेही रखते हो हमारे प्रति? कैसे माने कि आप हमारे अधिकार नहीं छीन रहे हो? कैसे माने कि आप हमें मारने पर तुले नहीं हो? क्योंकि षड्यंत्र हम भी जानते हैं और हमारे जो मार्गदर्शन हैं, हमारे जो प्रेरणा स्तोत्र हैं, जिनसे हम उनकी बातें सुनते हैं, सीखते हैं, हम भी खोज करते हैं क्या सच में है या नहीं है। हम भी उन पर उसी तरह विश्वास आंख मूंद कर नहीं करते, लेकिन उनकी कही हुई बात को हम सर्च करते हैं कि क्या सच में ऐसा है या नहीं है, इस बात में दम है या नहीं है। इस बात के परिणाम जो सामने निकल के आ रहे हैं, हम वो देख रहे हैं, तो क्या हमको ये लेना है या नहीं लेना है, या हमको आपकी बात पर यकीन करके वेंटिलेटर पे जाना है और गंगा में तैरना है। इतना तो हम समझ ही सकते हैं भाई साहब। आप होते कौन हो? प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, हमारे सेवक हो, हमारी सेवा के लिए गए हो, तुमने कसम खाई है। और जितने सरकारी अधिकारी हैं, पुलिस से लेके आरोग्य जो सेवाकर्मी होंगे, डॉक्टर्स होंगे सरकारी, वो हमारे पैसे पे पलने वाले नौकर हैं। हम मालिक हैं, हमारे टैक्स से पैसे आते हैं, तुम्हारे पगार होते हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई भी हो, जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं। क्या हमारे पर तुम जबरदस्ती करोगे? क्यों भाई, क्यों करोगे जबरदस्ती? हमारी इच्छा हमें लेना है, ना लेना है ना ले, लेकिन आप हमारे अधिकारों को कम करने की कोशिश जो कर रहे हो, बहुत जल्द बड़ा आंदोलन होने वाला है। और ये आप केस कैसे बढ़ा रहे हो? अभी जस्ट 3 दिन पहले की बात मैं आपको बताता हूं। अंबरनाथ की एक केस थी और अंबरनाथ से मैं भी आता हूं। तो एक केस आई जहां पर एक लड़की जो नायर अस्पताल गई और नायर अस्पताल में उसको कुछ, उसके पेट में कुछ गड़बड़ी थी, उसको सोनोग्राफी करनी थी। नायर हॉस्पिटल ने कहा कि आपको पहले RT-PCR टेस्ट कराना होगा। उस वक्त जो वहां मौजूद था उसने वो कराई, उसका रिपोर्ट आया, थोड़ी देर वो वहां रुकी और रिपोर्ट आने के बाद जबकि उसका रिपोर्ट निगेटिव आया, उसके बाद उसकी सोनोग्राफी हुई और आगे का उसका इलाज शुरू हो गया। तो नायर अस्पताल ने माना कि हाँ इसको कोविड नहीं है और इसको निगेटिव रिपोर्ट दिया। अब खेल देखिए,
वो कह रहे हैं, यानी कि अंबरनाथ के कोविड जो स्क्वाड उन्होंने बनाया है, सेंटर बनाया है, तो वहाँ का जो स्टाफ है, नायर अस्पताल ने एंट्री कर दी उसके आधार कार्ड के नाम के साथ कि भाई ये लड़की अंबरनाथ की है, इसका रिपोर्ट पॉजिटिव है। आईसीएमआर को भेजा, आईसीएमआर रिपोर्ट निकाल के बताता है ये लड़की पॉजिटिव है, जबकि नायर अस्पताल में निगेटिव लिख के दिया था। लेकिन जो एंट्री करता है, पता नहीं उस किस नशे में था, वो कौन सी नशे में था, या उनको कोई दबाव था, या कुछ पैसे मिल रहे होंगे कि निगेटिव वाले को भी पॉजिटिव बताओ। अब वो लड़की डर गई, उसके घर ये पहुंच गए, अंबरनाथ के कोरोना जो यहाँ पर कोविड सेंटर बना के रखा है, ये पूरे 4 लोगों की टीम पहुंच गई उसके घर पे चिटका दिया कि इस घर में कोरोना का मरीज पाया गया है, इसको कोरोना है, 14 दिन ये बाहर नहीं निकल सकते, आप बिल्डिंग वाले भी इनसे मिलने मत जाइए और इसको भी बाहर मत घूमने दीजिए। उस लड़की को कोई सिम्टम्स नहीं, एक सिम्टम नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आता, ये डॉक्टर लोग, इनको कैसे पता आता है कि ये हाँ कोई नहीं है तुमको फिर भी है। पहले एक ज़माना हुआ करता था, हम जब डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर को पहले से कुछ नहीं पता होता था, वो पूछता था हाँ क्या हो रहा है बताइए, तो बोलेगा पेट दर्द दे रहा है, तो पेट दर्द दे रहा है तो कहाँ, यहाँ ऐसे जगह बदल बदल के हाथ लगा के पूछेगा यहाँ। तो जब हम कहेंगे हाँ डॉक्टर साहब अभी यहाँ हाथ लगाया ना, हाँ यहाँ दर्द हो रहा है, तब वो बोलता है अच्छा यहाँ हो रहा है, तो वो जो पढ़ाई की उसी हिसाब से बोलता है हाँ ये इसका मतलब ये है, वो आपको दवाई देगा। वो आप जब बताओगे उसको कि यहाँ दुख रहा है, अब मैं मान लो मुझे कुछ नहीं हो रहा है और यहाँ उसने हाथ लगाया और मैं गलती से बोल दिया हाँ यहाँ, जबकि मुझे नहीं दुख रहा है, मैं बोल दिया हाँ, तो डॉक्टर क्या बोलेगा हाँ इसके ऊपर मैंने विश्वास कर लिया, इसने यहाँ है, तो उसके हिसाब से वो गोली देगा। तो जब मैं बताऊंगा ना मुझे क्या हो रहा है, तब तो उसके हिसाब से दोगे, और वो भी तुम परफेक्ट गोलियां नहीं दोगे, दवाई नहीं दोगे, वो आपके ऊपर चेक करेगा 3 दिन के लिए गोलियां खा लीजिए, देखिए फर्क आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 दिन बाद आइए मैं गोलियां चेंज करके देता हूं। तो वो भी तो एक हमारे ऊपर टेस्ट ही कर रहा है, कौन सा जड़ से उस बीमारी को पकड़ के उसको खत्म कर रहा है। जब ऐसा सिस्टम है डॉक्टरों का, तो उसको कैसे पता चलता है कि कोई सिम्टम्स ही नहीं है लेकिन आप पॉजिटिव हो। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। और ये कहो कि नहीं हमको सब पता है, बड़ा ढोंग कर रहे हो यार। और उस लड़की को जब वो डर गई, उसने अपना जो डॉक्टर होता है, फैमिली डॉक्टर होता है, उनके पास गई, उसने कहा कि देखिए ऐसी सी बात है और मुझे तो कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसा रिपोर्ट दिया, जबकि फाइल पे तो नेगेटिव लिखा हुआ है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन उन्होंने सिस्टम में फीड कर दिया कि ये पॉजिटिव है। तो बोले कोई बात नहीं, आप यहाँ से हमारे लोकल अंबरनाथ से RT-PCR टेस्ट कराओ। मज़े की बात यह है कि वहाँ RT-PCR टेस्ट करने के बाद वो निगेटिव आई, यानी कि 2 रिपोर्ट हो गई, एक नायर की निगेटिव, अंबरनाथ की निगेटिव, इसके पास 2 निगेटिव है। फिर भी ये कोविड सेंटर वाले जो इन्होंने स्क्वाड बनाया है अपने अपने नगर निगम में, तो वहाँ से लोग आते हैं। उनसे जब मेरी बहस हुई तो वो कह रहे हैं भले आप 100 बातें सही कह रहे हो, हम एक ही बात मानते हैं कि हमको जो ICMR ने बताया कि ये लड़की पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव है, और हमको उस हिसाब से करना है, तो हम यहाँ ये करेंगे। तो उस लड़की को बोल रहे थे साइन दो, मैंने कहा कोई लड़की साइन नहीं देगी, और नहीं दी उस लड़की ने, वो भी बहादुर लड़की थी। अब वो कह रहे हैं कि हम दोबारा कल आएंगे। मैं बोला ये जो आपने लिखा है ये निकाल के लेके जाइए। नहीं, बोले आप जब तक नहीं होगा 14 दिन तब तक ये नहीं निकालेंगे कागज़। बोला ठीक है कोई बात नहीं। उस लड़की के पास 2 निगेटिव के सर्टिफिकेट हैं, वो बड़ा जेरोक्स करेगी कलर का और वो पास में चिटका देगी कि देखिए मेरे निगेटिव रिपोर्ट है और ये आपकी ज़बरदस्ती आप पॉजिटिव बना रहे हो। तो यही खेल चल रहा है। ये जो आंकड़े बन रहे हैं ना, ज़्यादा निगेटिव वाले को पॉजिटिव बता के केस आ रहा है, केस को तुम पेशेंट बता रहे हो। इतने मरीज आ गए, इतने पॉजिटिव पेशेंट आ गए, तो ये बड़ा सा ढोंग चल रहा है। तो इस ढोंग को खत्म करना है। और अगर आज आप लोग खड़े नहीं हुए, भले कब लोग देख रहे हैं मुझे,
लेकिन ये वीडियो अगर आपको वक्त रहते आप तक पहुंच जाएगा तो सोचिए कि ये आपको आज़ाद नहीं रहना देना चाहते, आपको गुलाम बनाना चाहते हैं कई तरह से। एक एग्जाम्पल मैं अभी दे दूंगा कि देखिए आधार कार्ड जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ है, और ये इस खतरनाक चीज़ को यही हमारा चोर जब प्रधानमंत्री नहीं था उसने आधार कार्ड के विरोध में बताया था कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? याद कीजिए 2014 से पहले की बात, विरोध किया था उसने। अब कंपलसरी किया, जो पिछली सरकारों ने नहीं किया था इसने किया। ये गैस में भी घुसाड़ दिया, बैंक में भी घुसाड़ दिया, हमारे हर एक चीज आधार कार्ड से लिंक करा दिया, मोबाइल में भी घुसाड़ दिया। अपने दोस्त के लिए प्रचार किया और वो इस तरह से वो प्रचार किया जो किसी एक डाकू अपने दोस्त के लिए करता है। ये साला डाकू है। इस तरह की चीजें किया और हमारा डेटा के साथ खेल रहा है, हमारे शरीर के साथ खेल रहा है, हमारी जान के साथ खेल रहा है। यह अधिकार तुमको किसने दिया? आज हो कल चले जाओगे, चाहे कितना ही अच्छा खाओ एक दिन मर जाओगे। लेकिन क्या आप हमारे मालिक हो? क्या हम आपके गुलाम हैं? आप जो कहें वो करें हम? मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी इस नीतियों पर अब विश्वास नहीं है। चाहे आप सच भी बोलोगे तब भी आप पर विश्वास नहीं है, क्योंकि आप झूठों के सरदार हो। और साथ ही महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, आप भी हम आप पर विश्वास करते थे, लेकिन अब जब आपने इस तरह के बेतुके कानून लाए हैं, कोई भी इंसान जो समझ रखता है और जिसको किसी की परवाह है, इंसानियत में विश्वास रखता है, ऐसे कोई भी कानून पास नहीं करेगा। वो आपने किए हैं, किसने भी किए हो, आप ही उसके जिम्मेदार है, क्योंकि आप राज्य के मुख्यमंत्री हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और जनता जो है ना, जनता आप पे भी भारी होती है। आप आते हो ना भीख मांगने के लिए, इसीलिए भारी होती है। आप नहीं आओगे, आपके चेले चपाटे आएंगे, आपके उम्मीदवार आएंगे, आपके पार्टी के लोग आएंगे, भीख मांगते हो। वो बड़ा चोर वहां बैठा है, वो भी भीख ही मांगता है। अब लोगों ने उसको पीठ दिखानी शुरू कर दी, कोई वाहवाह नहीं करता। भक्तगण है, भक्तगण करेंगे, क्योंकि उनकी तो वो जमात ही अलग है, वो उनके लिए मर भी जाए तो उनको कोई गम नहीं है। लेकिन हम आपके दर खरीद गुलाम नहीं है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हमारा इलाज का प्रक्रिया क्या होना है, सोर्स क्या होना है, हमें क्या लेना है, यह हम तय करेंगे, आप तय नहीं करोगे। ये ढोंग को हम समझ गए हैं और लोगों को समझाएंगे भी। जिंदगी के साथ खेल होता हुआ मैं देख रहा हूं। हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य जो है अंधकार में जाने वाले हैं, वो मैं देख रहा हूं। हमारी जिंदगियां बचे ना बचे, हमारे बच्चे बचने चाहिए, आने वाली पीढ़ियां बचनी चाहिए, और वो निरोगी होनी चाहिए। आपकी इस वैक्सीन से रोगी बनकर नहीं, आपके इस वैक्सीन के बैसाखी पर नहीं। एक हो गया, दो हो गया, उसके बाद तीसरा लगाओ, चौथा लगाओ, क्या ढोंग चल रहा है। ऊपर वाले का टीका लग चुका और वो बहुत सही है। वो हमारे कुदरती हमारे को वो पावर देती है, जिसके बाद हम उसके ऊपर क्या कहते हैं, जीत हासिल करते हैं, हमारे ऊपर उसको हावी नहीं होने देते हैं। वो आ गया हम में, लेकिन टीके लगाने के बाद लोग मर रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। तो भाई आपका कानून, आपका नियम जो हमारे विरोध में है,
हमारा संविधान कहता है कि अगर आपके एक फंडामेंटल राइट के ऊपर अगर कोई जबरदस्ती करता है तो आर्टिकल 13 के तहत वो सारे कानून निरस्त हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। इसी वजह से तुमने ये कानून नहीं बनाया। वो आरटीआई में बोलते रहते हो ना, नहीं वो तो स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक है, कोई मैंडेटरी नहीं किया है, जिसको लेना है ले, ना लेना है ना ले। और जबरदस्ती करते हो कि आपका राशन रोक दिया जाएगा, आपको ट्रेनों में जाने से घुसने से रोक दिया जाएगा, रिक्शा में जाने से रोक दिया जाएगा, बसों में जाने से रोक दिया जाएगा, मॉल में जाने से रोक दिया जाएगा। गुलाम बना रहे हो। अरे खुल के बोलो, अगर पिछवाड़े दम है तो खुल के बोलो। देखिए जनता क्या करती है आपके साथ, लेकिन नहीं बोलोगे। जितने बड़े पद पे है उतने सारे डरपोक हैं और हुक्म चलाते अपने मंडली के ऊपर कि हाँ मेरे साथ मेरे सैनिक हैं। कोई कहेगा मेरे साथ भीम सैनिक है, कोई कहेगा मेरे साथ मनसे सैनिक है, कोई बोलेगा मेरा शिव सैनिक है, कोई बोलेगा मेरे पास मोदी वाले बोलते बीजेपी के अंधभक्त हैं। इसी के ऊपर उड़ रहे हो, खुद में तो है नहीं। भाषण देने के लिए 50 फुट का अंतर रखते हो सालों। कहीं से चप्पल ना आ जाए, कहीं से अंडा ना आ जाए, कहीं से टमाटर ना आ जाए। इतने तो डरपोक हो तुम।